Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Next है plasma. The plasma is straw colored. Straw colored का मतलब क्या है? बहुत ही फीका पीला रंग, लाइट येलो कलर का. Viscous fluid consisting nearly 55% of the blood. Total blood का 55% part plasma part and 45% part formed elements का होता है. इसमें 90 to 92% वाटर है. प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है. एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है और उनका कंट्रीब्यूशन है 6 to 8%. जो प्रोटीन है वो है 6 to 8%, 90 to 92% वाटर प्रेजेंट है. फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन. मेजर प्रोटीन में कौन कौन आते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन ही आ गया है, तो सबसे पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहला हम बात करेंगे फाइब्रिनोजन. फाइब्रिनोजन के साथ एक और प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन. फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन लार्ज साइज प्रोटीन होते हैं और इनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन. ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन है ये सिंथेसाइज होते हैं लीवर में, प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में और काम करते हैं एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. तो इसीलिए इनको बोला जाता है क्लॉटिंग प्रोटीन. तो ये लार्ज साइज क्लॉटिंग प्रोटीन है. फिर हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन्स की. ये जो ग्लोब्यूलिन्स हैं ये ऐसे प्रोटीन हैं जो लीवर में सिंथेसाइज नहीं होते. ये 3 टाइप के हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स. इसमें जो गामा ग्लोब्यूलिन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को ही हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन. ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या करते हैं? ये इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है IG से. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन्स. एल्ब्यूमिन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं और इनको हम सीरम, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन को हम सीरम ग्लोब्यूलिन्स बोल सकते हैं. एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है, पानी को पकड़ता है. इट होल्ड्स वाटर इन द ब्लड. कैसे करता है? ये हमारी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में यहाँ पे मान लीजिए हम कह रहे हैं वाटर है. वाटर ऑस्मोसिस से ब्लड वेसल से बाहर निकल के हमारे बॉडी टिश्यूज के आसपास आसानी से इकट्ठा हो सकता है बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है. बट यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन वाटर का एड्जॉर्प्शन करता है और पानी को ब्लड वेसल्स में ही पकड़ के रखता है, जिससे ब्लड वेसल से वाटर बाहर नहीं निकलता. अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ एल्ब्यूमिन कम होने लगता है. तो एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से टिश्यूज के आसपास जो वाटर इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से स्वेलिंग जैसा फील होता है बॉडी में और इसी को ही हम एडिमा बोलते हैं. तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है. इसका रेशो कितना है? 2:1. एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जो रेशो है दैट इज 2:1. 2 इज एल्ब्यूमिन, 1 इज ग्लोब्यूलिन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेशो है. इसी के साथ साथ हम जब बात करते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का, तो इनका
नंबर ज्यादा होता है बट साइज छोटा होता है. दीज आर स्मॉल साइज प्रोटीन बट दे आर मोर इन नंबर. So this is all about the different proteins present in the plasma. प्रोटीन के साथ साथ प्लाज्मा में एंटीकोगुलेंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं हिपैरिन. तो हिपैरिन नाम का एंटीकोगुलेंट भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में. फाइब्रिनोजन आर नीडेड, ये बात हम कर चुके हैं. फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है. ग्लोबुलिन्स primarily involved in defense mechanism of the body and the albumin help in osmotic balance. ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोरेगुलेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में मदद करता है. अब इसके साथ साथ और क्या चीज होती है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस होते हैं. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या है? सॉल्ट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में, जिनको हम क्या बोलते हैं? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या इनको सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं सॉल्ट्स. सॉल्ट्स, आयंस प्रेजेंट होते हैं. आयंस हमने पढ़ लिया. आयन में कैल्शियम, मैग्नीशियम है. अब ये जो आयंस है ये कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं. इसी के साथ साथ प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी गैसेस, और रेस्पिरेटरी गैसेस में है मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑर्गेनिक में क्या क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक में प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स. अब न्यूट्रिएंट्स में हम बोल सकते हैं ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के सारे सिंपल फॉर्म्स प्रेजेंट है. इसी के साथ साथ और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है एक्सक्रीटरी वेस्ट. एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट का मतलब है जब सेल के अंदर ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स जाएंगे, उनका मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि उनका ब्रेकडाउन होगा, और वो वेस्ट जनरेट करेंगे जिनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं. यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट भी या एक्सक्रीटरी वेस्ट भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. और प्रेजेंट होते हैं विटामिन्स, हॉर्मोन्स, एंड एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब प्लाज्मा ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लड सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है. ब्लड न्यूट्रिएंट्स का, एक्सक्रीटरी वेस्ट का, विटामिन्स का, हार्मोन्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस का, सॉल्ट्स का, और रेस्पिरेटरी गैसेस, सबका ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड. और ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा भी, यानी कि प्लाज्मा में भी सारी चीजें प्रेजेंट हैं. अब ये तो बात हो गई सारी की सारी प्लाज्मा से रिलेटेड. अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? अगर इन सभी चीजों को समराइज कर दें तो हम बोलेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है क्योंकि एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज के साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है. ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी करता है. क्या करता है प्लाज्मा? होम्योथर्मी. होम्योथर्मी का मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा का. अब प्लाज्मा से जब क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा से जब क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज सीरम. तो यहां पे क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सीरम.
सीरम अगर रखा होगा तो ये कभी भी इसमें क्लम या इसमें क्लॉटिंग नहीं हो सकती। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी प्लाज्मा से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आते हैं। ये 45% ऑफ द टोटल ब्लड प्रेजेंट है। Erythrocytes, leukocytes, platelets are collectively called formed elements and they constitute nearly 45% of the blood. सबसे पहले इस फॉर्म्ड एलिमेंट में हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स की, जिसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। They are most abundant of all the cells in the blood. ब्लड में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा की cells. A healthy adult man has an average 5 millions to 5.5 millions of RBC per cubic millimeter. तो यहाँ पे तो ये बात हो गई इसके काउंट की, बट इससे रिलेटेड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भी हैं आरबीसी से रिलेटेड जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम आरबीसीज की बात करते हैं आरबीसीज का शेप है डिस्क्वायडल शेप या बाइकॉन्केव शेप। इनका जो बाइकॉन्केव शेप है और इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो दो चीजें इसमें मुख्य हैं। एक तो बाइकॉन्केव शेप, बाइकॉन्केव शेप, और एक इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड कब होती हैं? जब ये मैच्योर हो जाती हैं तब ये इन्यूक्लिएटेड होती है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मेच्योरिटी पे दे लैक न्यूक्लियस, बट ये जब बनती हैं तब इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के नहीं होने का कारण है कि इनको बहुत सारा हीमोग्लोबिन अपने अंदर एकोमोडेट करना होता है। तो हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट करने के लिए बाइकॉन्केव शेप और न्यूक्लिएटेड होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब जब यहाँ पे हम आरबीसीज की बात करते हैं तो एक तो बात होगी इसकी जर्नलाइज टर्म की कि भाई इसका शेप कैसा है, एक जर्नलाइज्ड वे में हमने बात कर ली। अब जब हम आरबीसीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें आरबीसी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। जो आरबीसीज हैं उनमें कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी लैक ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। बट यहाँ पे अगर हम कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बना है? वो किसी चीज़ से नहीं बना, बट यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज स्ट्रोमेटिन प्रोटीन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्ट्रोमेटिन प्रोटीन, जो कि एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अब जो आरबीसी है वो कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। इसका जो डायामीटर है वो 7.5 माइक्रोन है, बट कैपिलरी के 5 माइक्रोन के डायामीटर से ये आसानी से पास हो जाती है, इतनी फ्लेक्सिबल होती है। दूसरी चीज जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है डोनल्स मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डोनल्स मेम्ब्रेन। ये जो डोनल्स मेम्ब्रेन है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ये नेगेटिवली चार्ज आयन जैसे क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस के लिए परमिएबल है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस के लिए ये अपनी परमिएबिलिटी शो नहीं करती है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस के लिए ये अपनी परमिएबिलिटी शो नहीं करती है, नेगेटिवली चार्ज आयंस के लिए ही परमिएबल है। अब यहाँ पे जब डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स की बात हो ही रही है तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को भूल नहीं सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करेगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स यहाँ पे होंगे, बट ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो भी स्टेप होगा उसके एंजाइम्स यहाँ पे नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंटली जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं
कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम आरबीसी में भरा होता है। ये फास्टेस्ट कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की रेट को 5000 टाइम्स बढ़ा देता है। तो ये तो सारी बातें हो गई इसके जर्नल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इस हीमोग्लोबिन में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है इसमें हीम, दूसरा पार्ट है इसमें ग्लोबिन। जो हीम पार्ट है वो 5% है और जो ग्लोबिन पार्ट है दैट इज 95%, जो कि प्रोटीन पार्ट है। ग्लोबिन पार्ट इज द प्रोटीन पार्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। ये बना है पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि अमाइनो एसिड जुड़ चुके हैं और बहुत लंबी चेन इन्होंने बना दी है। अभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर याद रहे तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बाकी जितनी भी हैं उनमें 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। तो ये तो बात हो गई हम हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। अब यहाँ पे फिर से एक बार आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके काउंट की। काउंट की जब हम बात करते हैं आरबीसी के काउंट की तो वो हमने बोला है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस। ये मेल और फीमेल में वेरिएबल है। अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो रेंज यही है 5 to 5.5। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो जो रेंज है वो हम बोल सकते हैं 4.5 to 5। बट जो न्यूबॉर्न होता है, जो बच्चा पैदा ही हुआ है, उसमें प्रेजेंट होती हैं 6.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आरबीसी का काउंट बढ़ता है, यानी कि अगर आरबीसी का नंबर या काउंट बढ़ता है, अगर काउंट ऑफ आरबीसी इंक्रीज होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। अगर काउंट कम होता है तो इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया और एरिथ्रोपेनिया। पेनिया का मतलब नंबर का कम होना। तो ये तो बात हो गई काउंट से रिलेटेड। इनका काउंट कम हो रहा है, इनका काउंट ज़्यादा हो रहा है, मेल फीमेल या जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें कितना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ आरबीसी। नॉर्मली इसका साइज है 7.5 माइक्रोन। नॉर्मल अगर हम बात करें तो इसके डायमीटर के हिसाब से अगर बात करें तो 7.5 माइक्रोन। बट कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे एम्फीन्यूमा। तो एम्फीन्यूमा में ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, 80 माइक्रोन साइज की होती हैं और सबसे छोटी होती है मस्क डियर में। मस्क डियर में ये 2.5 माइक्रोन साइज की होती हैं। अब अगर साइज बदलता है तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आरबीसी का साइज बदलना यानी कि हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। अब यहाँ पे साइज में अगर हम देखें तो साइज इसमें वेरिएबल हो सकता है, शेप भी इसका वेरिएबल हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, शेप या साइज बदलने से जो हीमोग्लोबिन इसके अंदर एकोमोडेट है वो वेरी करने लग जाता है। अब यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी बनती कहाँ पे है और आरबीसी को बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। RBCs are formed in the red bone marrow। रेड बोन मैरो में ये अडल्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। रेड बोन मैरो में जो हार्मोन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन। कौन बनाता है, किडनी बनाती है। यानी कि जो
आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जो ऑर्गन जिम्मेदार है दैट इज बोन मैरो, और जो हार्मोन जिम्मेदार है दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन कौन बनाता है? इरिथ्रोपोइटिन किडनी बनाती है। आरबीसी कौन बनाता है? बोन मैरो बनाती है। तो बोन मैरो क्या होगी? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। अब एक ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। तो एक जरूरत हम लिख चुके हैं, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की। दूसरी चीज है फॉलिक एसिड एंड वन मोर इज विटामिन B12। इन 3 चीजों की जरूरत है आरबीसी को बनाने के लिए। विटामिन B12 इज साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन, फॉलिक एसिड एंड इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सहायता से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आरबीसी का बनना, आरबीसी जब फॉर्म करती हैं तो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी का बनना कहलाता है इरिथ्रोपोएसिस। तो सारी चीजें इरिथ्रो से रिलेटेड है, इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। नेक्स्ट, RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and biconcave shape। शेप की हम बात कर चुके हैं, इसका शेप बाइकॉन्केव है और मैमल्स में, ये मोस्ट ऑफ द मैमल्स में डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बट कैमल और लैमा में ये न्यूक्लिएटेड होती है और बाइकॉन्वेक्स शेप की होती है। They have red color iron containing complex protein called हीमोग्लोबिन। ये बात हम कर चुके हैं कि इनमें आयरन कंटेनिंग, हीम कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा आयरन का फॉर्म होता है? तो दैट इज फेरस Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। Hence the color and the name of these cells। अब इसकी वजह से इन सेल्स का जो नाम है या कलर डिफाइन होता है। A healthy individual has 12 grams of hemoglobin in 100 ml of blood। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें 100 ml ऑफ ब्लड में, अगर हम बात करें कि हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम्स। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ब्लड में तो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो 15 ग्राम कितने का करेगा? तो 15 ग्राम करेगा 1.34 इंटू 15, यानी कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेटली कितना करेगा? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। तो 100 ml ऑफ ब्लड भी कितना करेगा? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, These molecules play a significant role in the transportation of the respiratory gases। जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, और कार्बन डाइऑक्साइड का करता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना के। RBC have an average life span of 120 days। अब लाइफ स्पैन की अगर बात आती है तो कितना है? 120 डेज है। बट अगर हम बात करें न्यूबॉर्न की तो 100 डेज होता है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। इसके बाद ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। अब ये तो बात हो गई स्प्लीन से रिलेटेड। अब कई बार क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं वो एक के ऊपर एक पूरा का पूरा
पाइल बना लेती हैं, मतलब पूरा का पूरा एक के ऊपर एक इकट्ठे होके पूरे सिक्के की तरह पूरी एक स्टैक बना लेती हैं। तो यहाँ पे पूरा जो पाइल है आरबीसी का उसको हम कहते हैं रोलेक्स। कई बार आरबीसी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोकोनिया। छोटी छोटी माइन्यूट बिट्स आरबीसीज की जब डिसइंटीग्रेशन आरबीसी का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोकोनिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट एंड द फॉर्म एलिमेंट एरिथ्रोसाइट। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ आपकी डिटेल में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में।